करेंगे खबरों की ओर। मथुरा में भू माफियों द्वारा जमीनों की हेराफेर करके सरकारी राजस्व को चूना लगाने का बड़ा मामला सामने आया है। यह मामला मथुरा वृंदावन के बीच अहिल्यागंज क्षेत्र का है, जहां खेती की जमीन को कृषि भूमि के रूप में बेचकर मासूम लोगों को प्लॉटिंग के नाम पर ठगा जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि माफिया फर्जी खसरा संख्या बताकर गलत जगह जमीन की रजिस्ट्री कर रहे हैं, जिसके चलते केंद्र और राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि यमुना खादर में किसी भी तरह की कॉलोनी या नया निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी भू माफिया बेखौफ होकर ये अवैध काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तमाम तरह के दावे व वादे करते आई है कि खादर व एनजीटी में आने वाली जमीनों पर किसी तरह का अवैध अतिक्रमण न हो, लेकिन इस समय मथुरा जनपद में लगातार इस तरह के अवैध अतिक्रमण होते जा रहे हैं। किसानों की जमीनों को किसानों को बहका करके या भू माफिया या ये कहें कि ये डीलर जो डीलर है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उनसे एग्रीमेंट कराते हैं, उसके बाद उन जमीनों को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। वहीं ये लोग उस जमीन को खेती में एग्रीकल्चर में बैनामा कराते हैं, उसके बाद ये लोग फिर उसको एग्रीकल्चर में बेचते हैं। जैसा कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार का अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। ये मेरे पास में जो देख रहे हैं, ये पीछे जो है ये तमाम जो प्लॉटिंग कट रही है, ये खादर की वो जमीनें हैं, ये वृंदावन है उस तरफ, और जिधर हमें दिखा रहा हूं इधर वृंदावन है, और पीछे की तरफ बैक साइड में यहाँ पर ये मथुरा लक्ष्मी नगर है जो गांव है, उस गांव की ये जमीनें हैं। यहाँ पर यमुना का जो पानी है वो यहाँ पर भर गया था, ये अहिल्यागंज खादर कहलाता है। इस जमीन पर भू माफिया जो है अपनी कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। तमाम शिकायतों के बाद, तमाम समाचारों के बाद भी यह छाती चौड़ा कर ये काम इस तरह के अंजाम दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे जिन्होंने इस जमीन की शिकायत जो की है, वो हमारे साथ में है। उन्होंने क्या शिकायत की है, क्या उस शिकायत पर सुनवाई हुई है, क्या जिले के आला अधिकारी उस शिकायत को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, उस पर हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमी है जी। खेमी, जिस तरह यहाँ पर आज अधिकारी आए, क्या शिकायत है आपकी और क्या मामला है पूरा? शिकायत ये थी सर कि इन्होंने 17/1 और 17/2 जमीन खेती करा रहे हैं, यहाँ से बहुत दूर पड़ती है, और 17/1 और 17/2 जमीन को 217 नंबर के बगल में बेच रहे हैं। खरीदी है प्रेमपाल राणा से, दिखाते हैं विजय चतुर्वेदी से खरीदी है हमने, और उसमें रमा देवी डिग्री कॉलेज भी बना दिया है। तमाम लोग जो है बाहर के शहर के बेचारे गरीब लोग उसमें प्लॉटिंग ले रहे हैं, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, और ये लोग बेच जाएंगे। बंदोबस्त सर्विस आ रहा है खादर के अंदर। तब जब जमीन ज्यादा बेच दिया, 1 बीघा बैनामा 2 बीघे जमीन बेच दिया, तो ये लोग प्लॉटिंग वाले गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार कहेगी इनसे फोड़ो, हटाओ, तुम अवैध बसे हुए। जो 17 नंबर की जमीन है, क्या वो जमीन का बैनामा पहले कर चुके हैं? पहले कर चुके नहीं है, वो बैनामा खेती करा रहे हैं। वो बहुत दूर पड़ती है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ती है। 17 नंबर की जमीन दूर है, लेकिन उस जमीन को यहाँ दर्शा करके यहाँ बैनामा कर रहे हैं ये लोग। और इसके भी अलावा ये है कि जमीन को यहाँ से बैनामा पैसा बना लेंगे, और पैसा बनाने के बाद ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे बाद में? सरकार ही ऐसे अवैध बताती है। सरकार सब रजिस्ट्रार का ऐसे बैनामा होते हैं रजिस्ट्री ऑफिस से। तो ये है खेमी जो शिकायत करता है, ये बता रहे हैं कि 17 नंबर का जो इनका चक है वो यहाँ से काफी दूरी पर है, लेकिन उसी चक को यहाँ पर बना करके उसके बाद में बेचा जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि रजिस्ट्री कार्यालय में एक जमीन के कई बैनामे, और उसके बाद फिर उसी जांच के लिए यहाँ सब रजिस्ट्रार यहाँ पर आई थी। वो क्या जांच कर रही हैं, क्या उनके दिमाग में ये चीज चल रही है कि जिस जमीन को वहां खेती हो रही है, उसी जमीन को यहाँ पर बताकर 17 नंबर को वहां पर प्लॉटिंग की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या मथुरा या प्रदेश की सरकार इस पर कार्रवाई करती है या। वहीं ललितपुर जिले में प्रगतिशील किसान जन मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन और अनशन शुरू कर दिया है। बता दें कि किसानों की प्रमुख मांगों में आवारा वन्य जीवों से फसलों को नुकसान होने की समस्या, साथ ही फसल बीमा वितरण और मुआवजे के वितरण में हो रही लापरवाही मुख्य रूप से शामिल है। वहीं धरने पर बैठने से पहले संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा था। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी ना हो जाती, तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन और अनशन लगातार जारी रहेगा। प्रगतिशील किसान मोर्चा के में जो है कल से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, और किसानों की तमाम समस्याएं हैं जिनको हम लोगों ने पहले ज्ञापन दिए। जब उनका निराकरण नहीं हुआ उन समस्याओं का, तो उन समस्याओं को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और ये जब तक चलेगा जब तक जो है
सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। जैसे अभी 2024-25 का जो जांच हुई थी, बीमा में घोटाला निकला था, उसमें 1 अरब 2 करोड़ रुपए शासन ने निर्देश दिए कि इसको 10 दिनों के अंदर जो है भुगतान कराया जाए, लेकिन 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। और 25-26 के किसान जो बीमा है वो अभी तक किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है। तमाम तरीके की समस्याएं हैं। और ये पटल चेंज का है कि एक कर्मचारी एक पटल पर 10-10 साल से बैठा हुआ है और वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो शासन की नीति के अनुसार हमारा प्रगतिशील किसान मोर्चा का कहना यह है कि हर 3 साल में पटल तो कम से कम चेंज हो जाएगा। जिला चेंज नहीं हो रहा है तो पटल चेंज होना चाहिए। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर के हम लोग जो है धरने पर बैठे हैं। और जब तक, और सबसे बड़ी समस्या है वनरोध की। ये वनरोध जो है किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं और इन पर जो है हम 4-5 साल से लगातार कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल करिए, वरना जो है किसान खेती करना छोड़ देगा। तो इसमें या तो यह है कि वो हमको सरकार जो है अपने वनरोध बांधे या फिर किसानों को मुआवजा दे। इन समस्याओं को लेकर के हमारा श्रावस्ती जिले में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का आगमन हुआ, जहां बीजेपी विधायक ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि प्रभारी मंत्री ने विधायक आवास पर 51,000 दीपों के दीपोत्सव कार्यक्रम में बेहतरीन रंगोली बनाने वाले स्कूलों के बच्चों को चांदी के सिक्कों और सर्टिफिकेट से पुरस्कृत किया। उन्होंने सीता द्वार मंदिर के महत्व और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही मंत्री ने जिला मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार किया और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। देखिए, अब जो पिछड़ा प्रदेश या पिछड़ा जनपद की बात पहले होती थी, मैं समझता हूं कि अब श्रावस्ती उस कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि आकांक्षात्मक जनपद ज़रूर है। केंद्र सरकार ने जो कुछ पूरे देश में जिन जनपदों को चिन्हित किया था उसमें श्रावस्ती एक जनपद भी था। लेकिन अगर जो उन्होंने टाइमलाइंस और जो उन्होंने प्रोग्राम्स चलाने के लिए कहा गया था, निर्देशित किया गया था, उसमें श्रावस्ती को नंबर 1 स्थान भी दिया गया है। जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, चाहे केंद्र की योजनाएं हो, प्रदेश की योजनाएं हो, वो अच्छी तरीके से यहाँ पे आई हैं। और आज आप देखें कि यहाँ पे पूरे मंडल में श्रावस्ती एक अकेला जनपद है जहाँ पे स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो और भी MRI मशीन जैसी सुविधा अगर यहाँ पे मिल रही है तो मैं समझता हूँ कि श्रावस्ती अब काफ़ी अग्रणी जनपदों में अपना नाम दर्ज करा रहा है। आज मैंने विभागीय पूरे जनपद की समीक्षा बैठक भी करी है। कुछ विभागों से बात हुई है, जो इम्पोर्टेंट विभाग हैं, जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स चल रही हैं, उनकी भी समीक्षा करी है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कार्य पूरी टीम के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ जिला प्रशासन, पूरी टीम उनकी अच्छा काम कर रही है। जो सरकार की मंशा है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का बहुत अच्छी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है जनपद में। वहीं अमेठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला की अगुवाई में एक भव्य एकता यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी शामिल हुई। साथ ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, नेता और स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। रामलीला मैदान में शुरू हुई ये यात्रा पूरे अमेठी कस्बे में भ्रमण करने के बाद वहीं समाप्त हुई। इस दौरान अपर्णा यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता ने विकास को चुना है और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को बड़ी जीत मिलेगी। जो है जनार्दन का स्वरूप कही गई है और जनार्दन को जब हम कहते हैं तो हिंदू मान्यताओं में भगवान विष्णु को कहते हैं। और जनता ने जिस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया है महागठबंधन को, उन्होंने विकास का रास्ता चुना है। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मंत्र पे बिहार में हम लोग चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते हैं। और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से इतनी अराजकता थी बिहार में, 50 साल पहले जो काम हो जाना चाहिए था वो कभी जो है एनडीए की सरकार जब पहली बार बनी तो वहाँ होना शुरू हुआ। तो लोग जो है विकास चाहते हैं, लोग नौकरियाँ चाहते हैं, लोग अपने घर पे जो है मकान चाहते हैं, पक्की छतें चाहते हैं।
और वो सभी योजनाएं चाहते हैं जिससे वो लाभान्वित हो। यही 27 में चुनाव है, पीडीए सम्मेलन। मैं आज ही आपको बोलना चाहती हूँ, हम लोग बहुत पवित्र यात्रा से आ रहे हैं, ये संकल्पित होकर के कि हम लोग भी अपने इरादे लोहा करेंगे और राष्ट्र चेतना में राष्ट्र गौरव के लिए हम काम करेंगे। सभी लोगों ने यह संकल्प लिया है। मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के सभी देश के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और समस्त जो है हमारी लीडरशिप जो है लोगों के बीच रहती है। 365 दिन हमारा यही लक्ष्य रहता है कि लोगों के जीवन में सुधार आए। और आप देखेंगे कि 2027 में भी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव होगा प्रचंड जीत होगी। जैसे अटल जी ने कहा कि जो है सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा, और कमल ही कमल खिलेगा। पैदल मार्च किया गया, किस तरह का कार्य, क्या संदेश मिलेगा? पूरे देश को जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था और अखंड भारत बनाने का जो उनका संकल्प था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। और उस निमित्त आज अमेठी जनपद में जैसा कि तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज विधानसभा में एक पदयात्रा का कार्यक्रम सरदार 150 एकता यात्रा का कार्यक्रम पूरा हो चुका था। उसी के क्रम में आज अमेठी विधानसभा में यह यात्रा निकाली गई, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सतीश शर्मा जी, आदरणीय अपर्णा यादव जी और आम जनमान। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र की खासमऊ सहकारी समिति में खाद लेने गए किसान को दबंगों ने बेरहमी से पीट दिया। बता दें कि वहीं इस मारपीट में किसान की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले दबंग हिस्ट्री शीटर है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। तो ऑनलाइन पे खड़ी थी, उसके बाद जब मेरे पति आए पानी लगाए थे, वहाँ से आए, उन्होंने पूछा कि अभी खाद नहीं है, नंबर आया नहीं आया क्या? तो मैंने कहा कि अभी नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि है चलो हम देखते हैं। उसके बाद उन्होंने खाद बंद लेने को बढ़े तो है जो है फूल पान और मन्ना सिंह है छद्दू महाराज जो है, उन्होंने घसीट के मारा, मुझे भी धक्का मुक्की किया। मैंने उनको बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें मुझको भी मारने की कोशिश की और उसके बाद जो यही फतेह। बरेली से खबर है, जहां तौकीर रजा प्रकरण से जुड़ी अवैध संपत्तियों पर अब बीडीए ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि बीडीए ने पहले फ्लोरा गार्डन, फहम लॉन और होटल स्काईलार्क को बिना नक्शा स्वीकृति हुए और नियमों के विपरीत निर्माण के कारण सील किया था। सील होने के बाद भी फ्लोरा गार्डन में लोगों के लगातार आने जाने की खबरें सामने आने के बाद प्राधिकरण अब सख्त हो गया है। इसी क्रम में बीडीए ने अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी के आधार पर फ्लोरा गार्डन और उससे जुड़ी मार्केट पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीडीए द्वारा ये जो बिल्डिंग बनी है इसको नोटिस दिया गया बकायदा। इनके द्वारा कोई ऐसा खास प्रस्तुत नहीं किया जिससे इनका मानचित्र पास हो, ना इनके द्वारा मानचित्र पास कराया गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में बीडीए द्वारा सुनवाई करके ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है और उसमें सीलिंग की गई थी, फिर भी इनके द्वारा नहीं कराया गया, इसलिए आज एग्जीक्यूशन ध्वस्तीकरण आदेश का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। पहले भी संपत्तियां सील की गई थी, कुछ और संपत्तियों पर क्या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है? देखिए बीडीए द्वारा तो यही किया जाता है, कार्रवाई है उसकी प्रतिदिन की कार्रवाई है कि जो बिना नक्शा पास कराए ऐसी कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ सुनवाई करके नियमानुसार जो एक्ट में प्रावधान दिया गया है उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करके ध्वस्तीकरण किया जाती है। कितनी दुकानों की कार्रवाई हो रही है? 16 दुकानें हैं, 8 दुकानों पर आदमी चाहिए। और भी दुकानें चिन्हित की गई हैं, उन पर कब हो रही है कार्रवाई? जो भी है उस कार्रवाई हम लोग बाकायदा जो है प्लानिंग करके जो करते हैं, जो चिन्हित किया गया उसके अनुसार की जाती है। बाईपास पर भी स्थित है, उसको खाली कराया जा रहा है, उसका ध्वस्तीकरण भी होगा। उसका भी डीओ है, उसका भी दूसरी टीम लगी, उस पर कार्रवाई की। अच्छा, ये आरिफ ने बहुत सारी संपत्तियां बना रखी है, कितनी प्रॉपर्टी इनकी चिन्हित की गई है जिन पर बीडीए की कार्रवाई होना है और उन पर सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है? देखिए जो कार्रवाई हो रही है सबको आपको बताया। श्रावस्ती जिले में नहर के अंदर एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक के परिजनों ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि उसके ही साथी ने पैसों के आपसी विवाद को लेकर उसकी हत्या कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को इस संबंध में शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की मांग की है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जाँच तेज कर दी है। कला के रहे वाले हैं और उनके थाना सोनमा लागत और हमें शक है कि लड़के को मार डाली। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपका लड़का मर गया है? हमें
वो दूसरा अज्ञात से फ़ोन मिला हाँ। कि आओ अस्पताल में है, लड़का तुम्हारा है, आओ देख लो। खिलौला भागते हैं। अच्छा हॉस्पिटल गए तो क्या देखे? हॉस्पिटल गए तो देखा तब मारा पड़ा। अच्छा कहाँ शंका है आपको? मार डाला। क्या मार डाला? आलोक यादव। अच्छा कोई विवाद था आप लोगों का? हाँ विवाद था। क्या विवाद था? रुपया का। अच्छा रुपया का। थाने पब्लिकेशन आपने दिया? हाँ थाने पब्लिकेशन। पुलिस ने क्या कहा? कहीं नहीं कहा, हम वो कह ले जाँच तब ऊपर। मेरा नाम राहुल वर्मा है, मैं बेलवा पदुम का रहने वाला हूँ, थाना पयागपुर। आज हम लोग गिलौला थाने में आए थे एप्लीकेशन देने के लिए, और जो है रात में शेषराज वर्मा हमारे चाचा हैं, जो उनके लड़का को बुलाया गया था, और बुलाकर जो है 6 बजे लेकर गए साथ में आलोक यादव, जो इनका कुछ पुराना रंजिश था, कंपान उपान चलती थी, कुछ पैसा का लेन देन मामला था। और रात में जो है करीब में ये बताया गया, रात में फ़ोन किया गया घर पर कि जो है लड़का का जो है हालत ख़राब है, आप गिलौला अस्पताल आ जाइए। जब वहाँ पे चाचा हमारे पहुँचे हॉस्पिटल में देखे तो वो लड़का जो है मृत अवस्था में मिला। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन थाने पर दी गई है, और पुलिस के द्वारा यह आश्वासन मिला कि जांच इसकी की जा रही है, लेकिन ये शंका है कि कहीं ना कहीं उसका हत्या हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित वर्मा। अच्छा ये लड़के को जो एक्सीडेंट हुआ है, ये कई बजे घटना है और कहाँ कैसे जा रहे थे? घर से आलोक यादव नाम का आदमी लेकर चला गया, वो कंपाउंड से धान वान कटवाता था। हाँ। तो इनको लेकर चला गया, घर पर किसी को बताया नहीं। हाँ। फिर ये बोला कि पैसा वसूलवाने लेकर जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद करीब 7 बजे यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, 7 साढ़े 7 बजे का। हाँ। 8-9 बजे के आसपास। हाँ। और 1-2 घंटे के बाद घर पे बताया गया, किसी दूसरे आदमी द्वारा बताया गया कि एक्सीडेंट। वहीं फतेहपुर जिले में प्रशासन की सख्ती और रोक के बावजूद किसान पराली जलाना बंद नहीं कर रहे हैं। वहीं पराली जलाने के मामले में फतेहपुर जिला अब तक राज्य में 5वें स्थान पर दर्ज किया गया है। बता दें कि सैटेलाइट सर्वे में कृषि विभाग को 63 मामले संज्ञान में आए हैं, जिसके बाद विभाग ने किसानों पर कुल 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है, जिसमें से 90,000 की वसूली की जा चुकी है। इसके अलावा बिना SMS लगाए धान की कटाई कर रहे 3 कंबाइन हार्वेस्टर को सीज कर दिया गया है। 160 घटनाएं आई हैं सैटेलाइट के द्वारा, जिनमें सत्यापन करवाया गया है, जिसमें 63 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें पराली जलाने के साक्ष्य पाए गए हैं। 60 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें किसानों द्वारा कूड़ा या फिर सरपट जलाए गए हैं, जिसके साक्ष्य मिले हैं। और शेष जो हैं उसमें कोई साक्ष्य नहीं, पराली या अन्य घास फूस जलाने के कोई साक्ष्य नहीं मिले। जितनी घटनाएं आई हैं उनमें 3,82,000 रुपये जो है जुर्माना आरोपित किया गया है, जिसमें 90,000 रुपये किसानों से वसूली की गई है। और 3 कंबाइन हार्वेस्टर जो बिना एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगा के चला रहे थे, उनकी सीजर की कार्रवाई की गई है। और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर कोई व्यक्ति बिना SMS लगाए हुए चलाता है, या कोई किसान जो बिना मतलब 160 घटनाएं आई हैं सैटेलाइट के द्वारा, जिन ललितपुर जिले के जखोरा विकास खंड के अंतर्गत एक गांव में अवैध शराब की बिक्री से परेशान होकर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। गांव की करीब 50 से अधिक महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और गांव में जगह जगह बिक रही शराबों को तुरंत बंद करवाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि वे पहले भी कई बार इस संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आबकारी विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हम तो बाबूजी बहुत हैरान हो गए दारू टाइम में। हमारा तो कोई नहीं हम मर जाए बाबूजी, इनको तो सोचो। दिवाली बच्चन को हमने एडमिशन करा के नहीं जाने के अभी तक नाम चढ़ा के तो है। आदमी को समझाया नहीं आपने? आदमी को बहुत समझाया बाबूजी। हमारे तो मोहल्ला के लोग जो दारू नहीं बेचते तो हमारा जीवन सही है। अच्छा कौन लोग हैं जो शराब बेचते हैं? गल्लन है बाबूजी हमारा। कितनी जगह बिकती है शराब? कितनी जगह शराब? हमारे गाँव में कम 10-15 जगह शराब बिक रही है। हम आदमी के संग नहीं फिर रहे बाबूजी। आपका नाम है आपका? कोसाम।
कहाँ से आई हैं? बड़ौदा स्वामी। क्या समस्या लेके आई? दारू की बिक्री हुई और जुआ खेल रहा था, मारा थे गड़ई टाटी बासन हमारी चून पान कुछ नहीं ले जाता है लड़का हमारे और हमें मार मार के ले जाते हो गाड़ी देते पूरे घर की स्थिति कैसी है? परेशानी है, कुछ नहीं है घर में, कुछ नहीं है घर में, परेशानी है। आप देख सकता चलो भीटा ठानी कुछ नहीं है बचन दो। गाँव के कितने परिवार परेशान है? बहुत परेशानी है, पूरा जनता परेशान है जी, औरतें ठानी नहीं है परेशान। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही? नाम है आपका? सुनीता। कहाँ से आई हैं? बड़ौदा स्वामी। क्या समस्या लेके आई हैं? शराब बिकती है गली गली में और आदमी लोग परेशान कर देंगे। शराब पी के मारत पीटत, आटा ले जा रहे घर से, नाज ले जा रहे, बच्चा नंगे पुंगे फिर रहे, इनको बच्चा को कपड़ा ले जा रहे, इसलिए परेशान है हम बहुत ज्यादा। वहीं जालौन जिले के उराई कोतवाली क्षेत्र में घरेलू हिंसा की शिकार एक महिला ने अपने बच्चों के साथ एसडीएम सदर से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि उसके मानसिक रूप से कमजोर ससुर ने अपनी सारी संपत्ति छोटे देवर को दे दी है और उसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं। महिला पिछले 2 साल से न्याय के लिए भटक रही है और उसने अपने शराबी पति पर बच्चों समेत उसे छोड़ने का आरोप लगाया है। संपत्ति की बिक्री को रोकने के लिए महिला ने कोर्ट में भी मामला दायर किया है और अब उसे एसडीएम से बिक्री रुकवाने की मांग की है। आप यहाँ एसडीएम के यहाँ शिकायती पत्र देने आई हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मेरा जो घरेलू हिंसा केस चल रहा है 125 का केस चल रहा है। पति दारू पीता है और ससुर ना देवर के बहकावे में सब कुछ जमीन बेच रहा है। और जो मैं चाहते हैं कि जब तक मेरा केस पूरा फाइनल नहीं होता इस जमीन पर पहले रोक लगाई जाए और जो बेच चुके हैं उसके ऊपर थोड़ी कार्रवाई की जाए। कब से चला है आपका ये घरेलू? 2 साल से। अच्छा, तो कोई सुनवाई वगैरह? कोई सुनवाई नहीं, ना कुछ देना ना कुछ भी नहीं है। तो क्या बलरामपुर में नगर पालिका परिषद में मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में चेयरमैन डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, अपर जिलाधिकारी ज्योति राय और उप जिला अध्यक्ष हेमंत गुप्ता ने भाग लिया और बूथ स्तर पर काम करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने और त्रुटियां सुधारने पर लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी है। उप जिलाधिकारी ने इसे लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला बताते हुए समय पर सत्यापन कार्य पूरा करने को कहा है। बलरामपुर के अंतर्गत सभी 25 वार्डों के सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। आज नगर पालिका के प्रांगण में एडीएम महोदय व उप जिलाधिकारी एसडीएम महोदय व ईओ व सम्मानित सभासद के द्वारा आज बैठक की गई, जिसमें मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम SIR पे बैठक हुई, जिसमें मेरा विशेष अनुरोध अपने सम्मानित BLO व सम्मानित सभासद से अनुरोध है कि मंगलवार 25 दिसंबर तक अगर 70% वहीं भारत नेपाल से सीमा से सटे श्रावस्ती जनपद में दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद ATS ने एक बार फिर मदरसों की जांच शुरू कर दी है, जिससे मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। इससे पहले अवैध दस्तावेज या सरकारी जमीन पर बने होने के कारण 26 से अधिक मदरसों पर ध्वस्तीकरण और 100 से अधिक को सील करने की कार्रवाई की गई थी। इस ताजा कार्रवाई से उन मदरसों पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं जिनकी जांच पर कुछ ही दिन पहले विराम लगा था। मदरसों को खंगालना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो श्रावस्ती भारत नेपाल से जुड़ा हुआ ज़िला है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, जो श्रावस्ती है वो नेपाल से जुड़ा हुआ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें बम ब्लास्ट की बुनियाद पर देखा जाए तो हमारे मदरसे से और उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक मरतबा नहीं, चाहे जितनी मरतबा वो चेक करना चाहते हैं, हमारे मदरसे को जांच करना चाहते हैं, तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी कागजात उनको दिखाएंगे और अगर वो कह रहे हैं कि ऑफिस में आइए तो हम वहाँ लेके जाएंगे। अगर वो कह रहे हैं मदरसे ही में तो हम मदरसे में वो कागजात हम दिखाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ATS जानना चाह रही है कि मदरसों में आने वाला पैसा कहाँ से आता है, इसका पूरा सिस्टम कहाँ से है, क्योंकि कोई आय व्यय का मदरसों का कई जगह पर देखा गया लेखा जोखा नहीं होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये
जितने अखराजात हैं या आमदनी के ज़राए हैं मदरसे में, तो कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया दे करके और फिर हमारे मदरसे की ताउन करता है। और पिछली मरतबा जो जांच हुई है उसमें हमने आमद खर्च की भी एक कागज़ात मैंने जमा कर दिया है जो ऑफिस में जमा है। तो यही कुर्ब जवार के जो चंदे होते हैं थोड़ा बहुत उसी से, कोई मुस्तकिल एक मोटी रकम नहीं कि हाँ कोई 10,000, 15,000, 20,000 रुपया दे करके हमारे मदरसे को ताउन करें। बस ये है 100, 200, 500, 1000 के नीचे। क्या विदेशों से भी फंडिंग होती है? कुछ कभी नहीं हुई है। जो हमको फ़ायदा मिला है तो हमारे ही मुल्क से मिला है, हमारे ही मुल्क से मिला है, दूसरे गैर मुल्क से कभी हमको कुछ मिला ही नहीं। हुई है इसको आप मतलब जो मदरसे एक बार फिर हुई, इससे पहले भी हो चुकी है। श्रावस्ती में ख़ासतौर से सारे मदरसों को सीज कर दिया गया था, कई मदरसे को ढहा दिया गया था। इस पर क्या कहेंगे आप? जो जांच हुई है और जो मदरसे ढाए गए जिनके कागजात नहीं थे उनको ढा दिए गए, और जो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह जिनके कागजात थे वो आज भी चल रहे हैं, और कुछ मदरसे खुल चुके हैं, कुछ खुलने वाले हैं। तो अच्छी बात है जो जांच हुई है। अच्छा, फिर सरकार ने ATS की जांच बैठाई है, वो ठीक है। उस पर क्या करेंगे आप? उस पर क्या किया जाएगा, अभी कागजात दिखाया जाए। और शामली जिले में कैराना कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक सप्लाई करने वाले एक गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा, जिनके कब्जे से 4 किलो 102 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये तस्कर राजस्थान से स्मैक मंगवाकर स्थानीय क्षेत्रों में तैयार और सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उनके फरार साथियों की तलाश जारी है। आप सबको अवगत हैं कि पूरे रेंज में DIG महोदय के निर्देश के अनुपालन में सवेरा ऑपरेशन में हमारे यहाँ जो मादक पदार्थ उस पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ जो DGP महोदय हैं उनका भी निर्देश हम लोग को मिला हुआ है। इसी क्रम में हमारी स्वाट की टीम और थाना कैराना की टीम ने विगत रात्रि एक मकान में दबिश दिया, गांव गंदराऊ थाना कैराना में ही, और 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार हुए। उनका नाम क्रमशः गयूर पुत्र गुल मोहम्मद है जो जनपद पानीपत का रहने वाला है, और एक नबीन उर्फ धोनी गुलाम नबी है जो थाना कैराना के मूल निवासी हैं। इनके घर में सर्च की गई तो उसमें 4 करोड़ 10 लाख 20 हजार रुपए की स्मैक बरामद हुई। उसकी कुल मात्रा 4 किलो 102 ग्राम है। आपको मालूम है कि कैराना बड़ा कुख्यात रहा इस मामले में। उसी क्रम में अभियान हम लोग चला रहे हैं, और इन दोनों ने बताया कि ये जो गयूर है इसका संपर्क कोई विक्रम सिसोदिया हैं जो राजस्थान के हैं, वहाँ से कुरियर से पानीपत में रॉ मटेरियल भेजते हैं और वहाँ से लाके कैराना ये लोग अपना निर्माण करके बेचते हैं। ये इनका लोकल भी सप्लाई है जनपद शामली में, कांधला में, कैराना में, और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर सप्लाई लोग करते रहते हैं। जानकारी हम लोग डिटेल इसमें निकाल ली है, जो इनकी फॉरवर्ड लिंकेज है, जो बैकवर्ड लिंकेज है इस सप्लाई के बारे में। हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम इस पे काम कर रही है, हमारी थाना कैराना की टीम काम कर रही है, और भी जो लोग इस गैंग में सम्मिलित हैं, जो इनसे माल लेते हैं और जो इनको माल सप्लाई वायु प्रदेश से कर रहे हैं, उन पर हम लोग कार्रवाई इसमें